हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पिरिकल फार्मूले क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं, ये हम लोग समझेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके 10th के एग्ज़ाम में आप लोगों को 60% आते हैं, तो इसका मतलब आप लोग क्या लेते हो, सर सारे सब्जेक्ट्स के मिलाकर 60% एवरेज निकला है, बराबर है। ठीक वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं एंड अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं ये अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो अमाउंट होता है कंपाउंड के अंदर, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। मीन्स 100 ग्राम के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट्स कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज। एंड परसेंटेज अगर कैलकुलेट करके देना है, दैट इज परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और ये काफ़ी सिंपल कंसेप्ट भी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कहता है कि आपके पास है C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और आपको कहता है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दीजिए कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में देखिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पहले पढ़ने वाली है, दैट इज़ मोलर मास। तो पहले इसका मोलर मास निकाल लीजिए, दैट इज़ मोलर मास ऑफ C2H6O। ये फॉर्मूला देखिए ठीक से, C2H6O। तो एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, तो 2 का कितना 24, 6 हाइड्रोजन का 6, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो ये कितना आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल आएगा। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के देना है, इथेनॉल में कार्बन कितना है, कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है एंड ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालना है तो दैट इज मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल, ये देखिए 46 ग्राम में कार्बन कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 100, बराबर है। सोचिए जरा, अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करके देखें तो इसका आंसर होता है ये, इसमें नियर अबाउट 52.17% आ जाता है कार्बन का। देन उसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल कर दिखाए। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास लेना पड़ेगा, बराबर है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 1 मोल के अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम है, मतलब कितना ग्राम कंसिडर करेंगे 6 ग्राम, डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखें तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आता है नियर अबाउट 13.05%। एंड सिमिलरली क्या हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं, दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है 46 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1 मोल के अंदर 16 है। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 34.78%। ये है परसेंटेज निकालने का एकदम सिंपल तरीका। अब उसमें भी देखिए एक एग्जांपल लिखा है मैंने जो अपने नोट्स में 58 नंबर पे है। फॉस्फोरिक एसिड इज वाइडली यूज्ड इन कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस। कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस मतलब जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट एंड फर्टिलाइजर, काफ़ी काम का है ना फॉस्फोरिक एसिड, हाँ, लेकिन ये डेंजरस भी होता है आपकी बॉडी के लिए। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो आपके बॉडी के अंदर के कैल्शियम के साथ कंबाइन हो सकता है, आपको कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है। हमें कहता है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इन फॉस्फोरिक एसिड इफ
एटॉमिक मासेस आर, हाइड्रोजन का 1 है, फॉस्फोरस का 31 है एंड ऑक्सीजन का कितना है 16। क्या आप लोगों को पता है फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है? दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड पहले निकालना पड़ेगा, जैसा लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करके देखा। फॉस्फोरिक एसिड ये होता है H3PO4, तो H3PO4 में हाइड्रोजन कितने हैं 3, फॉस्फोरस कितना है 1, तो एक फॉस्फोरस का मास कितना है 31 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना है एटॉमिक मास 16, तो सर 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 16 4 का 64, राइट 64। तो इसका आंसर अगर निकाल कर देखें तो ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। मतलब ये कि 1 मोल का फॉस्फोरिक एसिड अगर लेते हैं तो उसका वेट कितना आएगा 98 ग्राम। अब चलो परसेंटेज का फॉर्मूला रखो, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने हैं, तो दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका? फॉस्फोरिक एसिड का, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कितना है 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आया 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप लोग हाइड्रोजन के परसेंटेज को देखें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज अब आपको क्या मिलता है, सोचिए जरा। सिमिलरली पहले बाकी फॉर्मूलेस को देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस के लिए क्या आएगा? तो मास ऑफ फॉस्फोरस डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100, दैट इज 31 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98 कर लेते हैं। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? तो सर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इंटू 100, दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। करिए तो जरा इनके कैलकुलेशंस को अगर हम लोग देखें तो ये शायद आ जाएगा नियर अबाउट इतना, कैलकुलेट करके चेक करिए आप लोग। ये होता है 31.63 एंड इससे अगर हम लोग देखें तो ये होता है 65.12 और 13 आ सकता है। सबका सम करके देखें तो वो 100 होगा या 99.99 आ सकता है। ऐसे होता है फॉस्फोरिक एसिड का एनालिसिस। सो अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको कहता है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से आपको कितना कॉपर मिल सकता है? तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। सल्फर के बारे में आपको पता है क्योंकि ये पहले 20 के अंदर आता है, तो ये 32 है एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब सोचिए एक कॉपर है तो ये हो गया 63.5, एक सल्फर है तो ये हो गया 32 एंड 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। तो इसका अगर आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 159.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग क्या ये समझ सकते हैं कि 159.5 ग्राम पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। देखिए तो कॉपर सल्फेट के एक मोल का वेट कितना है 159.5 ग्राम। ठीक है, और उसके अंदर कॉपर कितना है 1, मतलब ये कि सर कॉपर का जितना एटॉमिक वेट है उतने ग्राम कॉपर प्रेजेंट है। जी हाँ, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर 1 मोल कॉपर है जिसका वेट कितना होता है 63.5। सो देयरफॉर हमें क्या पूछा है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कितना होगा। तो पहले 1 ग्राम के अंदर तो निकाल लो, तो 1 ग्राम के अंदर क्या हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका अगर आप लोग आंसर चेक करें तो यू विल ऑब्जर्व कि इसका आंसर होता है 39.81। दैट इज नथिंग बट द परसेंटेज, क्योंकि आप लोगों ने आउट ऑफ 100 ही तो निकाला है, आउट ऑफ 100 ही निकाला है। तो ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन के न्यूमेरिकल्स। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं।
देन उसके बाद हमें नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलना है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो हम लोग धीरे धीरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस कैसे निकालते हैं उसके तरफ जाने वाले। मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा तो पहले है, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जैसे आप लोगों को किसी ने पूछा कि CH4 क्या है, तो सर आप लोग इसे मीथेन कहते हो। हाँ, लेकिन ये मीथेन नहीं है, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप लोग अगर इसे देखें तो आप लोग इसे कहेंगे सर वाटर, नहीं, ये वाटर का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप लोग C6H6 को देखें तो आप लोग कहते हैं बेंजीन, नहीं, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसा भी तो कहा जा सकता है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपको ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बराबर है। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of each elements present in a molecule of the compound। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के जितने एटम्स देखते मिलते हैं, एक्चुअली जितने एटम्स मिलते हैं, वो हमें कहाँ से पता चलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। नाउ अब चलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसे होता है? पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है ये तो समझ लो। द स्मॉलेस्ट रेशियो किसमें होना चाहिए? होल नंबर। द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल है, मॉलिक्यूल्स में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग नंबर में है, राइट। उन एटम के बीच में सबसे छोटा जो रेशियो आता है उसे आप लोग कहते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो रहा है? देख, अब एग्जांपल देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं बेंजीन के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या है? C6H6 है। नाउ C6H6, इसे देखने से ये पता चलता है कि सर बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। बिल्कुल है। अगर हम लोग बेंजीन को देखें तो बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही तो एलिमेंट है। बराबर है। अब इनका सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो देखो कितना आ रहा है? ये 6:6 आ रहा है। 6:6 का मतलब क्या हो गया? 1:1। तो 1:1 के हिसाब से फॉर्मूला अगर देखें तो क्या बन गया? CH। तो सर अब CH क्या है? तो CH बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? कहा हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या निकला? C6H6 निकला, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला? CH निकला। अगर आप लोग दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे ये देखिए H2O को देखिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इससे सिंपल बन सकता है कि ये नहीं बन सकता। तो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों क्या हो गए? सेम होते हैं। चलो अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोगों ने अब समझ लिया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के दो या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दो, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये होगा कि सर क्वेश्चन में कोई ना कोई एनालिसिस गिवन होगा और फिर उस एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सर मतलब यहाँ कुछ ना कुछ रूल्स छुपे हैं। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ रूल्स छुपे हैं। देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, क्वेश्चन नंबर 60, जो हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन एंड 6.66% हाइड्रोजन, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सर ऐसे केस में इन्हें सॉल्व कैसे करें? तो रूल्स आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन न्यूमेरिकल तो सॉल्व करके मांगेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके रूल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है वो रूल क्या कहता है? डिवाइड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक वेट्स। जो भी परसेंटेज गिवन होगा किसी भी एलिमेंट का, उसके परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए। ऐसा करने से क्या होगा? दिस गिव
रिलेटिव नंबर, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव नंबर। इसमें दूसरा रूल क्या कहता है, डिवाइड रिलेटिव नंबर बाय स्मॉलेस्ट quotient, by smallest quotient obtained in step 1. This gives what? This gives simplest ratio, simplest ratio. थर्ड वाला रूल क्या कहता है? थर्ड वाला रूल कहता है कि if the values of a simplest ratio are not whole numbers, then multiply them by suitable number, जिसके कारण आप लोगों को एक वैल्यूज मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से वैल्यूज मिल जाएगी। देन उसके बाद नंबर 4, द सिंपलेस्ट रेशियो गिव्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे देता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देन इसके बाद वाला जो रूल है, दैट मॉलिक्यूलर वेट obtained from empirical formula, molecular weight obtained from vapor density। नंबर 6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग डिटरमाइन करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। पूरे रूल्स मैंने आपके सामने रख दिए, अब इन्हें एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। पहला रूल मैंने लिखा है कि डिवाइड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक वेट, एंड जिसके कारण आपको रिलेटिव नंबर मिलेगा। जैसे इस न्यूमेरिकल में देखो 40% कार्बन है, तो कार्बन का 40 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप लोग, 12 करेंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, राइट। ऐसा करने से आपको क्या मिलेंगे, रिलेटिव नंबर, जिसे आप लोग मोल एटम्स भी कहते हो। सेकेंड क्या कहता है, डिवाइड द रिलेटिव नंबर बाय स्मॉलेस्ट क्वोशंट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में आपके पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है उसे लेकर रिलेटिव नंबर को डिवाइड करिए, जिसके कारण क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो आपको मिलेगा। थर्ड में हमने कहा है कि इफ द वैल्यूज ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो की वैल्यूज इफ अगर होल नंबर्स नहीं है तो उन्हें होल नंबर्स में लेकर आने के लिए आप उसे मल्टीप्लाई करिए बाय सुटेबल नंबर। जैसे मान लीजिए कि कभी किसी एलिमेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, या फिर जो भी कोई एलिमेंट है, इनका रेशियो अगर ऐसे आता है 1:1, 1.5:1, तो क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है क्या, नहीं। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में आप लोगों को इसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। सपोज मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये देखिए सिंपल होल नंबर में आ गया। होप सो ये सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं। फोर्थ वाली स्टेप में देखिए, द सिंपलेस्ट रेशियो गिव्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, एंड इनका सिंपलेस्ट रेशियो मुझे मिलता है 1:2:1। तो इसका मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इन सबको कंबाइन करिए बराबर, इस रेशियो में यू विल गेट अ फॉर्मूला CH2O। तो ये CH2O इसका क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। बराबर है, इसका क्या बन गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। नंबर 5, ये 5, 6 ये फॉर्मूलेज हैं, हमें याद करना पड़ेगा। कैसे देखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेपर डेंसिटी। न्यूमेरिकल में कभी कभी वेपर डेंसिटी गिवन होती है, जिसके कारण आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट मिलता है।
एंड देन उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऐसे, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकलते, यहां तक पहुंच गए, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर ये नया कंसेप्ट क्या है? जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास होता है। कैसे, फर्क क्या है इसमें? तो फर्क समझाता हूं। देखो C6H6 ये क्या है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो आप लोग जरा सोचिए बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? सर 12 का 72 + 6 ये टोटल कितना आ गया? 78 आया। लेकिन अगर हम बेंजीन के इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है जी। तो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का वेट ऐड करिए तो 12 + 1 कितना? 13। तो 13 ये क्या हो गया? बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो गया, क्योंकि बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH। एंड अगर बेंजीन के मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो ये कितना हो गया? 78। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला आप लोगों ने? दैट इज मॉलिक्यूलर मास इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास होता है। इस तरीके से आप लोगों को निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है, वो नंबर 7 है, जिसे हम लोग कहते हैं नोट। न्यूमेरिकल में कई बार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिखता, या फिर गिवन एलिमेंट का जो परसेंटेज है उसका सम 100 नहीं होता। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.66%। सर सम तो 100 हुआ नहीं, क्योंकि परसेंट मतलब आउट ऑफ सेंचुरी, आउट ऑफ 100, तो इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है। हाँ, तो जो भी एलिमेंट की वैल्यू मिसिंग है समझ लेना कि वो ऑक्सीजन की है, राइट। वो ऑक्सीजन की है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो सर ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है तो 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स। देखिए जो भी बची हुई वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की रहेगी। तो ये है रूल्स। देखिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है? डिवाइड द परसेंटेज ऑफ द गिवन एलिमेंट बाय देयर एटॉमिक वेट। जो भी एनालिसिस दिया है उसमें परसेंटेज दिया हुआ है, उससे एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, रिलेटिव नंबर मिलेगा। सेकेंड केस में क्या कहता है? जो भी रिलेटिव नंबर आया है उसमें से जो छोटी वैल्यू है उससे लेकर सबको डिवाइड करिए। मतलब आप लोग सबके एनालिसिस कर रहे हैं, सबके परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उससे लेकर बाकी सारी वैल्यूज को डिवाइड करिए, जिसके कारण आपको क्या मिलेगा? सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा। अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर नहीं आता है तो उन्हें होल नंबर में लाने के लिए किसी सुटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, और ये होने के बाद सारे एलिमेंट को अरेंज करिए। उस पर्टिकुलर रेशियो में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है, जैसे यहाँ मिला। फिर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है? अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर वेट निकालें। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये जो वैल्यू होती है मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इसे स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करके दिया जाता है कई सारे बुक्स में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। 100 माइनस सारे के सारे एलिमेंट का जो परसेंटेज है उनका सम करिए, आप लोगों को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। चलो चेक करते हैं ये क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन नंबर 59, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे रूल के साथ। क्या कहता है 59? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, ये है C2H3O3। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 150, मोलर मास भी गिवन है। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का अप्लाई करिए फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला, empirical formula divided by empirical formula mass, empirical formula mass। सोचिए मॉलिक्यूलर मास कितना है? 150 है।
इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो C2H3O3 है एंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालिए तो 2 कार्बन का कितना 24, 3 हाइड्रोजन का 3 एंड 3 ऑक्सीजन का 48। तो ये अगर हम लोग देखें ये आ रहा है 75, ठीक है, तो ये हो गया 75। तो यहाँ पे रेशियो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा C4H6O6। तो C4H6O6 ये क्या हो गया इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एंट्रेंस में देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सर कैसे देगा, तो आपको बड़ा सा न्यूमेरिकल देगा, ऐसे देगा या फिर इससे और भी बड़े देंगे। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को अब पूरे रूल्स के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूले के ऊपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसे एक टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करिए, जिससे आप लोगों की बहुत हेल्प होती है। स्टेप नंबर 1 फॉलो करने से पहले मैं आपके सामने कुछ कॉलम रखता हूँ। एक है एलिमेंट का कॉलम, ठीक है, दूसरा होता है इनके परसेंटेज जो भी गिवन है, तीसरा हमें कैलकुलेट करना है पहले रिलेटिव नंबर मिलेंगे, रिलेटिव नंबर के बाद मिलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, एंड जब सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाता है तब आपको मिलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक ही टेबल में पूरा आंसर होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले तक का। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले से भी आगे कुछ कैलकुलेट करना है तो हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सोचते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was found to contain 40% carbon and 6.66% hydrogen. Find its empirical formula. आपको इसका empirical formula निकाल के देना है। सोचिए अब आपके पास मैंने कहा है कि पहले एलिमेंट क्या है, देखिए कार्बन है, दूसरा एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन है। इनके परसेंटेज देखिए, कार्बन का परसेंट कितना है 40 है, हाइड्रोजन का परसेंट कितना है 6.66 है सर, और दोनों का सम 40 नहीं 100 हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब इसमें तीसरा एलिमेंट है, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन। तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा 6.66 करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अगर आप लोग 46.66 हो जाएगा, ये 46.66। तो ये बच रहा है 63.34, टैली करके देखेंगे। नहीं, ये बचेगा 53.34 है। अब हो गया 100। नाउ उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको, रिलेटिव नंबर कैसे निकालना है। पहला रूल अप्लाई करिए, परसेंटेज जो है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए। तो सर 40 कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3.33, ठीक है। हाइड्रोजन का सर 6.66 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो ये आ गया 6.66। देन सर ऑक्सीजन का, तो ये है 53.34 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर अगर आप लोग रेशियो निकालते हैं तो ये इतना आता है 3.33। अब उसके बाद आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। कैसे, देखिए स्टेप नंबर 2 हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो क्या कैसे निकालना है, डिवाइड रिलेटिव नंबर बाय स्मॉलेस्ट क्वोशंट। अब इसमें सबसे छोटा क्वोशंट कौन सा है, ये 3.33। तो 3.33 को लेकर सबको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, ये कितना आ गया 1। 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33, ये कितना आ गया 2, एंड ये कितना आएगा 1 आएगा। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद आप लोगों को मिलता है, ये देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि सारे होल नंबर में आ गए। तो हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 4। अब इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला, कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो CH2O ये हो गया इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। कार्बन है 9.98%, हाइड्रोजन है 0.84% एंड क्लोरीन है 89.18%। इफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 119.5, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंप्लीट न्यूमेरिकल हम लोग कह सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इसे टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करिए। आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनके परसेंटेज है, फिर क्या निकालना था, रिलेटिव नंबर निकालना था, उसके बाद क्या निकालना था, सिंपलेस्ट रेशियो। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोगों को क्या मिलता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। एंड एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया तो आप लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना काफ़ी इजी बन जाता है। बनता है या नहीं बनता, आप लोग सोचिए। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा है। अब आपके पास एलिमेंट्स है कार्बन। कार्बन का कितना परसेंटेज दे रहा है, 9.98, ठीक है। देन उसके बाद है हाइड्रोजन, कितना है, 0.84%। देन कहता है कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परसेंटेज है 89.18। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये 100 के बराबर है, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब रिलेटिव नंबर निकालने हैं, तो 9.98 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट 12, राइट, ये आता है 0.83 के आसपास। इसे कितने से डिवाइड करोगे, बाय 1, तो ये हो जाएगा 0.84। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 89.18 एंड क्लोरीन का एटॉमिक वेट अगर आप लोग देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 35.5 होता है। तो जब इसे 35.5 से आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आपको नियर अबाउट इतना मिलेगा। चेक करके देखेंगे, यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ सकता है, इट्स ओके, ये चलेगा। देन सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना था, सर छोटे से छोटा रिलेटिव नंबर उठाइए और बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करिए। यहाँ पर छोटा वैल्यू कौन सा है, 0.83, तो 0.83 डिवाइडेड बाय 0.83 ये हो जाएगा 1। देन 0.84 डिवाइडेड बाय 0.83, तो ये 1 ही कंसीडर करते हैं क्योंकि 1.0 समथिंग आंसर आने वाला है, 1 कर लेते हैं। इसे डिवाइड करिए 2.51 डिवाइडेड बाय 0.83, सर 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 240 होता है, उसके आसपास पहुंच रहा है। इसका आंसर आपको मिलता है नियर अबाउट 3.0 आसपास, तो ये हो जाता है 3, ठीक है। अब देखिए होल नंबर रेशियो में है कि नहीं है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अरेंज करिए, CHCl, ठीक है, CHCl। अब हाइड्रोजन कार्बन 1 है और क्लोरीन कितना आ गया, 3, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है। तो अब आप लोग सोचिए जरा, आपके पास क्या वैल्यूज है, मोलर मास है कितना, 119.5 है, ठीक है। देन उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल के आया, CHCl3 एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 3 क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करिए, तो ये आपको मिलता है 119.5 मिलता है, राइट। ये कैसा निकाला मैंने, 12 + 1 + 3 इंटू 35.5, इसका आंसर इतना होगा, चेक करेंगे। तो ये देखिए सेम टर्म हो गई, कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, CHCl3। सर जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, हो सकता है। एंड CHCl3 इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। फिल्मों में देखा होगा, किसी ने रुमाल पे 2-4 बूंद लिक्विड डाल दिया और किसी को इनहेल करा दिया तो वो बेहोश हो जाता है, तो दैट इज क्लोरोफॉर्म, ये वही है। देन एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एनालिसिस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही काम का विटामिन होता है, इट इज़ द विटामिन ऑफ इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। विटामिन सी का एनालिसिस करने के बाद आपको क्या मिलता है, तो इसमें कार्बन है 40.92%, हाइड्रोजन कितना है 4.58% एंड 54.50% क्या है, ऑक्सीजन। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कहता है।
ठीक है, तो चलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। क्या क्या एलिमेंट है आपके पास? कार्बन है, हाइड्रोजन है, एज वेल एज क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है, बराबर है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप लोग जरा सोचिए इनके आपके पास क्या प्रेजेंट है, और तो परसेंटेज प्रेजेंट है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्बन का कितना परसेंटेज है? 40.92% है। हाइड्रोजन का कितना है? 4.58 है। ऑक्सीजन का कितना है? 54.50 है। अब इन्हें रिलेटिव नंबर में लाने के लिए क्या करते हैं? 40.92 को कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से। ये आता है 3.41 के आसपास। तो 4.58 को कितने से डिवाइड करेंगे? 1 से, तो ये आ जाएगा 4.58। देन उसके बाद 54.50, इसे अगर आप लोग 16 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू कितनी मिलेगी? तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 64 होता है। ये 3 और 4 के बीच में फंस जाएगा। हाँ, ये हो जाता है 3.41। नाउ अब देखिए, अगर आप लोग 3.41 के साथ चलते हैं तो ऐसे केस में सिंपलेस्ट रेशियो कैसा निकलेगा? सर इसमें सबसे छोटा है 3.41, तो 3.41 से लेकर सबको डिवाइड करिए, ये हो गया 1। अब यहाँ पर 4.58 डिवाइडेड बाय 3.41, ये कैलकुलेट करिए तो 3.41 डिवाइडेड बाय 3.41, ये हो गया 1। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आता है 1.34। नाउ क्या ये रेशियो सिंपलेस्ट है? नहीं, यहाँ पर आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले इसे राउंड अप करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, होता है क्या? नहीं होगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए तो होता है। ये अगर 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 3.99 आता है, दैट इज 4। तो सर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी तो हो जाएंगे। हाँ, तो इंटू 3, ये कितना 3, इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 3। अब एम्पिरिकल फॉर्मूले के लिए अरेंज करिए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन कितना मिला आपके पास? 3। हाइड्रोजन कितना मिला? 4। ऑक्सीजन कितना मिला? 3। तो इसका मतलब ये हो गया C3H4O3। ये हो गया विटामिन सी का एम्पिरिकल फॉर्मूला। हो गया विटामिन सी का ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया।